हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 15 अप्रैल को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है डिकोडिंग द जजमेंट ऑन जिम कॉर्बेट। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड रूलिंग है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड ये रूलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंट्रोडक्शन में, बॉडी पार्ट में, कंक्लूजन में ये रूलिंग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर ये रूलिंग रिलाई कर रही है। ये प्रिंसिपल क्या है, प्रीलिम्स में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो प्री पर्सपेक्टिव और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ डॉक्सिंग, व्हाट मेजर्स कैन यू टेक इफ़ इट हैपन्स टू यू। ठीक, तो डॉक्सिंग की बात करेंगे। ये टर्म क्या होता है, प्रीलिम्स 2024 में आ सकता है, स्टेट पीसीएस में ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, इंडिया टू केन्स। इंडिया की मूवी फाइनली नॉमिनेट हुई है केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए। जो हाईएस्ट अवार्ड है उसके लिए इंडिया की मूवी का नॉमिनेशन 30 ईयर्स के बाद में हुआ है। कौन सी मूवी है, क्या डायरेक्टर है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। मेंस एस्पेक्ट भी कवर करेंगे कि 30 ईयर्स के बाद जो है एक मूवी फाइनली नॉमिनेट क्यों हुई है। इंडिया में जो आर्ट है, प्योर आर्ट है इन सिनेमास, वो कैसे ख़त्म होते जा रहा है, उसे हम कैसे बचा सकते हैं। तो मेंस एस्पेक्ट भी कवर करेंगे। ओवरऑल तीनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आ रहा है, एनालिसिस समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी होगी, या सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस डायरेक्ट सर्च करेंगे तो भी हम आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है डिकोडिंग द जजमेंट ऑन जिम कॉर्बेट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मीन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की बात करेंगे जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। आप अपने मेंस के आंसर में इस जजमेंट को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं कि करंटली ये जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आप उसे बॉडी में यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा मार्क्स फैच करने के लिए। कंक्लूजन में आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा क्या होगा, आर्टिकल होगा। इनफैक्ट आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हर जगह यूज़ किए जा सकते हैं मेंस के आंसर में। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जजमेंट जिस प्रिंसिपल पे बेस है वो प्रिंसिपल आपको पूछा जा सकता है, जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जजमेंट के बारे में आ सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे इस आर्टिकल से। और क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किससे रिलेटेड है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या है, और जजमेंट में क्या किया जा सकता था जो सुप्रीम कोर्ट ने इश्यूज रिजॉल्व नहीं किए, ये एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले वाई न्यूज़ ये देख लेते हैं। आर्टिकल आया क्या है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जिसने हाईलाइट किया है द अनहोली नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड लोकल कॉन्ट्रैक्टर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलिंग ऑफ 6,000 ट्रीज इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी कहाँ पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में है। ठीक, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें 6,000 के आसपास जिम कॉर्बेट के ट्रीज़ को क्या किया गया था, गिरा दिया गया था। क्यों गिरा दिया गया था, ताकि इको टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सके। आसपास जो है सफारी करने के लिए जगह बनाई जा रही थी, रोड्स बनाई जा रही थी और रिजॉर्ट वगैरह बनाए जा रहे थे। तो इको टूरिज़्म को सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो है पेड़ को काटे गए थे, और उसी के बाद पिटीशन फाइल की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो पेड़ काटे गए हैं इसमें नेक्सस है किस किस का, पॉलिटिशियन का, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स का। और इस जजमेंट से एक फैक्ट तो क्लियर हो जाता है कि जितने भी कंजर्वेशन गोल दिखाए गए हों सरकार के द्वारा, बताए गए हो कि हम जो है हमारी प्रायोरिटी फॉरेस्ट कंजर्व करना है, एनवायरनमेंट कंजर्व करना है, बहुत सारे एक्ट बनाए हों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कि 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, लेकिन स्टेट का हमेशा से मेन इंटरेस्ट क्या रहा है, रेवेन्यू जनरेशन। यहाँ पर इको टूरिज़्म प्रमोट करके रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की गई है। हमेशा जो है आपका बाकी चीज़ें सामने आ जाती है और जो कंजर्वेशन गोल्स हैं वो पीछे हो जाते हैं। जो स्टेट का मेन इंटरेस्ट रेवेन्यू है
वो हमेशा आगे दिखता है। चाहे इंडिपेंडेंस के पहले की सरकार की बात कर लो, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर लो, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट की, सबका मेन इंटरेस्ट क्या होता है हमेशा से, रेवेन्यू जनरेशन। जो इलीगल डिस्ट्रक्शन हुआ है ट्रीज़ का जिम कॉर्बेट में, वो 1983 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। कौन सा जजमेंट था? रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी अचीव एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन एंड द पीपल राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। प्लीज़ इस लाइन को लिखिए, ये आप कहीं पर भी कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, पूरी एज इट इज़ लाइन जजमेंट को लिख करके, और फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं कोई भी GS3 के एनवायरनमेंट का आंसर। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे एज इट इज़ कॉपी करिए इन सारी चीज़ों को, जिसमें क्या कहा गया इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं करना चाहिए, किसकी कॉस्ट पर? एनवायरनमेंट की कॉस्ट पर। एनवायरमेंटल की डिस्ट्रक्शन करके आप इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते। और पीपल्स का जो राइट है टू रिमेन हेल्दी, टू हैव एन हेल्दी एनवायरनमेंट, टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, ये सारे जो राइट का वॉयलेशन करके आप इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते। ठीक, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके अगेंस्ट में जा करके सरकार के द्वारा 6000 पेड़ों को गिराया गया। अब जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसे और देख लेते हैं, गहराई से समझ लेते हैं। केंद्र सरकार और स्टेट फॉरेस्ट जो अथॉरिटीज़ हैं उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि एनवायरनमेंट और ग्रोथ दोनों साथ साथ चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। एनवायरनमेंट वर्सेस ग्रोथ की डिबेट में हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका एनवायरनमेंट का नुकसान भी ना हो और उसके साथ साथ ग्रोथ भी हो जाए, तो इस तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ सरकार का भी यही कहना है कि हम लोग पूरा फोकस जो है इको टूरिज्म के थ्रू किस पे लगा रहे हैं? कंजर्वेशन गोल्स पे तो लगा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो लाइवलीहुड है लोगों की उसको बचाना भी तो ज़रूरी है। अब जो लोग वहाँ बहुत समय से रह रहे हैं, उनकी ज़मीनें हमने ले ली, अब उनसे ज़मीन ले करके हम जो है अगर वहाँ पर इको टूरिज़्म की व्यवस्था बना देते हैं तो उनकी लाइवलीहुड जो है सेव हो जाएगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और उनके लिए ये सारी चीज़ें बेहतर रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आपका जो इको टूरिज़्म का पर्पस है, जो इको टूरिज़्म की अप्रोच है, वो इको सेंट्रिज्म होनी चाहिए। उसमें भी जब जो भी आपकी अप्रोच है, आप उसमें भी आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपको एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है। आप इको टूरिज़्म कर रहे भी हैं तो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है लाइवलीहुड बनाने के लिए जो है इको टूरिज़्म कर रहे हैं। आपका फोकस रेवेन्यू जनरेशन पूरा नहीं होना चाहिए। आपका मेन टारगेट अभी भी ये होना चाहिए कि मैं किस तरीके से मिनिमाइज़ करूँ जो मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ उससे होने वाले एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन को। लेकिन आपका जो अप्रोच है जो जिम कॉर्बेट में थी वो क्या थी? एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, जिसमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच थी। किस तरीके से हम रेवेन्यू कमा सकते हैं, किस तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ना कि आपकी लोगों को जॉब देने की मंशा थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो टाइगर सफारी है कोर एरिया में पूरी तरीके से बैन करनी चाहिए। जिम कॉर्बेट में सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर सफारी बैन कर दी है कोर एरिया में, सिर्फ पेरीफेरी एरिया जो बफर जोन है वहाँ पर ही टाइगर सफारी अलाउ की जाएगी। और एक कमेटी भी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कि देखेगी कि पूरे जितने भी नेशनल पार्क हैं पूरे इंडिया में वहाँ पर इस चीज़ की फिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि कोर एरिया में हमेशा के लिए जो है सफारी को बैन किया जाए या नहीं किया जाए। एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को एग्जामाइन करने के लिए भी बनाई गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2019 की गाइडलाइन थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इससे भी डिसएग्री किया है, जिसमें टाइगर सफारी को परमिट किया गया था नेशनल पार्क में ऑन द लाइंस ऑफ जू। जिस तरीके से जू में टाइगर सफारी अलाउ की जाती है उसी तरीके से नेशनल पार्क में भी अलाउ की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट इस गाइडलाइन से डिसएग्री करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो किस प्रिंसिपल पे आया है वो देख लेते हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे। ये प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया है? एनवायरमेंटलिस्ट नॉर्मन मायर्स, इनके द्वारा ये प्रिंसिपल्स दिया गया था और इसके बेस्ड पर ये पूरा का पूरा जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है ये ध्यान रखना है। ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल
मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं एज एन आंसर अपने मेन बॉडी पार्ट में, या फिर आप प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। Where there are threat of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the cost-effective measure to prevent such environment degradation. मान लीजिए कहीं पर एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है और एनवायरनमेंट को सीरियस थ्रेट है या फिर इरिवर्सिबल डैमेज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में सरकारें क्या नहीं कर सकती, इस तरह के रीजंस नहीं दे सकती कि भाई अभी हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक डेटा की कमी है। इसको मैं आपको एक और अच्छी चीज़ से एग्जांपल से समझाता हूँ, जीएम क्रॉप से। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में तो आप जानते होंगे, है ना। हम क्रॉप में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जीन्स का और उसको जो है एनवायरनमेंट में चेंज कर रहे हैं। तो ये मॉडिफिकेशन हमारे द्वारा किया जा रहा है, नेचर के द्वारा नहीं। तो इसके जो इम्पैक्ट हो सकते हैं इन द लॉन्ग रन बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इससे डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाए अगर हम इस क्रॉप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसके इम्पैक्ट के बारे में जानने के लिए हमें इससे पहले तो 20 साल तक ट्रायल करना पड़ेगा। अब चूँकि हमारे पास डेटा नहीं है तो सरकारें कई बार बोलती है कि हम इसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब केसेस लगते हैं तो वो यही बोलते हैं कि इसका साइंटिफिक डेटा है ही नहीं, और 2-3 साल का डेटा तो जो है सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए जो इससे होने वाले एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है वो होंगे ही नहीं। जो आप लोग बात कर रहे हैं वो स्पेकुलेशन है, और इससे रिलेटेड जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स की ज़रूरत होती है वो सरकारें जो है करती ही नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है उसको यूज़ किया जाता है इन सारे केसेस में, और कहा जाता है कि आप ऐसे बहाने नहीं बना सकते कि आपके पास डेटा नहीं है। आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं है, उसके बावजूद भी अगर सीरियस थ्रेट हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, तो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे ताकि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को रोका जाए। ये प्रिंसिपल इक्वली अप्लाइज टू बायोडाइवर्सिटी। ये प्रिंसिपल जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए तो है ही, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के लिए ये प्रिंसिपल कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप IUCN की बात करेंगे तो जो IUCN की रेड लिस्ट निकलती है उसमें 1200 एनिमल स्पीशीज़ है इंडिया की, और अराउंड जो है 12% ऑफ देम आर एंडेंजर्ड। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इन 2021 की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि 90% जो है आपका एरिया अंडर द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया ने लॉस्ट कर दिया है। 4 डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं अपने यहाँ, उसमें से 90% एरिया इंडिया का कम हो चुका है। तो ये चीज़ें, ये जो प्रिंसिपल है इसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे, इरिवर्सिबल डैमेजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या मिस कर दिया, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें की जा सकती थी, क्या क्या इश्यूज़ थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीज़न हुआ है उसमें कुछ इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया है जो कि इस रिस्पॉन्सिबल हैं इस डिस्ट्रक्शन के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिस्टोरेशन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन है, वो उनके ऊपर चार्ज किया गया है और ये इंडिविजुअल को वो पैसा देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मेथडोलॉजी यूज़ की गई है फॉर रिस्टोरेशन कॉस्ट और फॉर द रिकवरी ऑफ द इकोसिस्टम, जो कॉस्ट निकाली गई है उसकी मेथडोलॉजी पे सवाल उठाया जा रहा है। अगर आपको याद होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर जो है क्लियर कट मना कर दिया गया था कि नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए आप जो है डाइवर्जन नहीं कर सकते। अगर आप डाइवर्जन कर रहे हैं तो आपको कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ लीवी चार्ज किया जाएगा, कुछ आपको टैक्स लगाया जाएगा, वो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो जो वैल्यूएशन है हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन है वो किस तरीके से डेवलप की गई है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही डेवलप की है। उसकी जो तमिलनाडु गोदावरम केस था 1996 का, उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन लेवी लगाने की बात की थी। ठीक, तो ये जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन लेवी है वो बेसिकली एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं थी। तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला कंसेप्ट भी क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया एज एन एडिशनल पेमेंट और ऑब्लिगेशन। इसका मतलब अभी जो है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन लेवी प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू,
ये दोनों चार्ज किया जाता है फॉर रिकवरी ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम किसी भी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रहे हैं तो ये दोनों चार्ज जो है लगाए जाते हैं किसके ऊपर, जो भी ये लैंड को डाइवर्ट कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर, अगर वो इंडस्ट्री है तो वो इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये इसको जो कैलकुलेट किया जा रहा है, इसकी जो मेथडोलॉजी है वो प्रॉपर मेथडोलॉजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई है, जैसे कि इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज के हिसाब से चीज़ें ये कॉस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें जो कॉस्ट है, पहली तो सिर्फ जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन लेवी है वो तो आपका क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। जो फॉरेस्ट लैंड है उसको रिप्लेस करने के लिए मतलब एक और लैंड की जो दूसरा लैंड देंगे उसकी कॉस्ट है। और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू, उस पेड़ की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका जो अगर हम बेच देंगे तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, उससे क्या रेवेन्यू मिलेगा, वो वाली जो कॉस्ट होगी वो वाली कॉस्ट आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू में इंक्लूड है। लेकिन इकोसिस्टम सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि जब भी आप एक इकोसिस्टम को ख़त्म करते हैं तो एक तरह की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, वो कई तरह की सर्विस, फूड प्रोवाइड करता है, क्लाइमेट जो है कंट्रोल करते हैं हमारे फॉरेस्ट, तो कई तरह की इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लाइमेट्स हो गए आपके, फ्लड हो गया, इसके अलावा वाटर हो गया, फूड हो गया, ये सारी एक्टिविटीज़ कौन रेगुलेट करते हैं, आपके जितने भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। और अगर आप तोड़ देते हैं, अगर इसको रिप्लेस करके कहीं और भी बनाने की कोशिश करेंगे या पैसा देंगे इसके लिए, तो भी आपको ये सारी चीज़ें तो अब नहीं मिल पाएगी, तो इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता तो ये चीज़ें इंक्लूड करता, जो वैल्यूएशन मेथड है उसमें इकोसिस्टम सर्विसेज की कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जा सकता था, ताकि इसे थोड़ा होलसम बनाया जा सके, इसके जो कवरेज है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये एक इशू था, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन लेवी प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों के हिसाब से ही हम वैल्यूएशन करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 1996 गोदावरम केस से आया है, गोदावरम केस से क्या आया है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन लेवी, और नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका 2002 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आया है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर है, होपफुली आर्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा। आर्टिकल को यूज़ करना अब आपको आना चाहिए, मैंने आपको हर तरीके से बता दिया कि आप कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट इज डॉक्सिंग एंड व्हाट मेजर्स कैन यू टेक इफ इट हैपन्स टू यू। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ डॉक्सिंग द टर्म करेंटली इन द न्यूज़। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा डॉक्सिंग से रिलेटेड क्या ऑप्शन सही है, क्या ऑप्शन गलत है। इस आर्टिकल में हम ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आपको प्रीलिम्स में, छोटे मोटे स्टेट PCS में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके का साइबर थ्रेट है और साइबर क्राइम में भी इसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है एज एन एग्जांपल मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे मीनिंग पता चलेगा आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। आर्टिकल शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है स्पेशली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ठीक, तो क्या है डॉक्सिंग, पहले ये देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ डिजिटली पब्लिसाइजिंग अ पर्सनल प्राइवेट डिटेल इज कॉल्ड डॉक्सिंग। यहाँ क्या बोल रहा है, डिजिटली या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर हम किसी की भी पर्सनल प्राइवेट डिटेल्स को पब्लिसाइज करते हैं तो उस एक्ट को डॉक्सिंग कहा जाता है। यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल है वो हाईली पर्सनल होना चाहिए, जैसे कि पर्सन का होम एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, मेडिकल कंडीशन, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, सोशल सिक्योरिटी नंबर, लाइव लोकेशन, इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें अगर हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पब्लिसाइज करते हैं, डाल देते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें अगर डाल देते हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, अगर इसमें आप ऐसी चीज़ डालते हैं तो इसे डॉक्सिंग कहा जाता है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ऑब्वियसली, है ना, किसी के पास से हैक करके ही लेंगे, फ्रॉड करके ही लेंगे, तो ये एक्ट को जो है ऑफेंस माना जाता है। ठीक है, ये एक्ट जो है सही एक्ट नहीं है और आपके इंटेंशन भी ऑब्वियसली हार्म करने के लिए होंगे।
लेट्स से आपने किसी महिला का या किसी अपनी दोस्त फ्रेंड का नंबर लिख दिया और किसी भी गुस्से में आकर के लिख दिया और गलत गलत कैप्शन डाल दिया, तो आपका यहाँ इंटेंशन क्या है? हार्म पहुँचाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने ये लिख दिया, अब लड़की को बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे हैं या फिर फ़ोन आ रहे हैं या फिर उसे मेंटली हरास किया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप हो रही है तो इसे परफेक्ट डॉक्सिंग केस में इंक्लूड किया जाएगा, इसे परफेक्टली डॉक्सिंग माना जाएगा। यहाँ पर एक इंसिडेंट दिया हुआ है। रिसेंटली एक महिला है जो कि मुंबई पुलिस में जाके कंप्लेंट कराई है उन्होंने, और डॉक्सिंग का यहाँ पर एक केस दिया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। महिला ने अपना ट्विटर पर या एक्स प्लेटफॉर्म पर बोल लीजिए एक वीडियो है रिपोस्ट किया था, एक वीडियो पोस्ट किया था, और उसी वीडियो को ले करके एक थर्ड पर्सन ने क्या किया, उनका वीडियो लिया, एक और वीडियो को साथ में बनाया, कंपेयर करने के लिए डाला गया, जो कि एक सेक्स वर्कर का डांस करने का वीडियो था। महिला का जो वीडियो था वो भी डांस का था, और दोनों को कंपैरिजन करके दोबारा रिपोस्ट किया गया इस एक्स पर्सन के द्वारा। अब जब रिपोस्ट किया गया, ऑब्वियसली कुछ कैप्शंस ख़राब लिखे होंगे, तो ये महिला ने इस पर्सन को अप्रोच किया, कन्फ्रंट किया, बोला कि आप प्लीज़ हटा दीजिए, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। तो वो पर्सन ने बोला नहीं मैं नहीं हटाऊंगा, उसे व्यूज़ मिल रहे थे, उसे उसका कंटेंट बिक रहा था, उसे पैसे मिल रहे थे, तो वो खुश था। और भी लोगों ने इसका जो ट्वीट है, इसका जो पोस्ट है, उसे रिपोस्ट करना शुरू किया, रिट्वीट करना शुरू किया। अब जब ये रिपोस्ट होते चला गया तो ऑब्वियसली इतने लोग देख रहे थे, अलग अलग कमेंट कर रहे थे, महिला ये सारी चीज़ें देख रही थी, तो मेंटल टॉर्चर, मेंटल हरासमेंट। तो इस तरीके से चूँकि उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक वीडियो ज़रूर डाला था, लेकिन वो इस तरीके से इस्तेमाल होगा उन्हें इसका आशंका नहीं थी, और इसलिए जो है उनके द्वारा जो वीडियो डाला गया ये गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया किसी और पर्सन के द्वारा, और ये जो एक्ट है ये डॉक्सिंग के अंदर आता है। ठीक, उनकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसका गलत इस्तेमाल किया गया, प्लेटफॉर्म में डाला गया बिना उनकी कंसेंट के, इसलिए डॉक्सिंग में आएगा। बाद में हालांकि जो उन्हें रिपोर्ट करने के बाद 2-4 दिन में जो ट्विटर है, जो एक्स प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कॉपीराइट इशू के अंदर वो वीडियो को हटा दिया, रिमूव तो कर दिया, लेकिन ओवरऑल जो है 4-5 दिन तक महिला का बहुत हरासमेंट हुआ और उसने उस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट की। उसके बावजूद भी जो पर्सन था, एक्स पर्सन, वो वेरीफाइड ब्लू टिक पर्सन था, उसने मानने से इनकार कर दिया कि उसने कुछ गलत किया है। उसका ये कहना था कि प्लेटफॉर्म पर तो अगर लड़की ने पोस्ट किया है सब देख सकते हैं, तो मैं उसका यूज़ क्यों नहीं कर सकता। तो ये जो है एक बहुत ख़तरनाक चीज़ें हमें देखने को मिल रही है सोशल मीडिया में, जो बेसिकली डॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक, एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। लेट्स से आप लोग अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं और आपने हुक्का वगैरह पी लिया, जैसे धोनी अभी हुक्का पी रहा था ऋषभ पंत की बहन की शादी में, इस तरीके से आपने हुक्का वगैरह पी लिया और आपके दोस्त ने वो फ़ोटो डाल दी। ठीक है, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में डाल दी, अपनी स्टोरी में डाल दी। अब किसी ने वो स्टोरी से ले करके और उसे ट्विटर पे पोस्ट कर दिया और उसमें बहुत ख़राब कैप्शन डाल दिए। अब आप ये तो नहीं चाहते थे कि आपकी जो फ़ोटो यहाँ पर या वीडियो आपका जो जा रहा है उसका इतना गलत इस्तेमाल हो, इसकी कंसेंट आपने बिल्कुल नहीं दी थी। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में डाल के आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरास किया जा रहा है, इसकी कंप्लेंट आप कर सकते हैं। इट्स एन एक्ट ऑफ डॉक्सिंग, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। ठीक है, मजाक मस्ती के लिए, पैरोडी के लिए मीम बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप किसी को इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, उसे हार्म करना चाहते हैं, आपके इंटेंशन उसको चोट पहुंचाना है, तो वो डॉक्सिंग एक्ट में आएगा। ठीक, इससे बहुत ज़्यादा खासकर जो महिलाएं हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा वनरेबिलिटी फेस करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर, उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल हरासमेंट फेस करना पड़ता है। उन्हें जो इमोशनल सिक्योरिटी है वो उनकी खतरे में आ जाती है। डेटा सिक्योरिटी तो आती है, उनका डेटा जो है ले करके ऑब्वियसली हैक करके ही लोग क्या कर रहे हैं, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक, तो इसको हम डॉक्सिंग कहते हैं। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ होती तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी एविडेंस हैं इकट्ठे करके रखिए, और फिर बाद में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको अभी एविडेंस क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी डॉक्सिंग पॉलिसीज़ होती है, एंटी डॉक्सिंग पॉलिसीज़ है, उसको आप चेक कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसे अकाउंट जो इस तरीके से आपके
आपका जो डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, उसे डाल रहा है, उसको तुरंत जो है रिमूव किया जा सकता है। तो आप जो है जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है उसकी एंटी डॉक्सिंग जो पॉलिसी है उसे देख सकते हैं और अपना जो इशू है उसे एड्रेस करवा सकते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें आईटी रूल्स के अंदर आती है। 2021 का आईटी रूल है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएगी। आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं साइबर क्राइम अथॉरिटी को, ये कंप्लेंट जमा कर सकते हैं अगर प्लेटफॉर्म कोई एक्शन नहीं ले रहा। इनके ऑर्डर के बाद प्लेटफॉर्म को एक्शन लेना ही पड़ेगा और आपका कंटेंट रिमूव हो जाएगा। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। डॉक्सिंग होपफुली आपको पूरे तरीके से समझ में आ गई, ये टर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया टू केन्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये आर्टिकल है। मेंस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स 2024 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। छोटी मोटी जितनी भी एग्ज़ाम हैं, UPPCS, MPPSC और जितनी भी स्टेट PCS है, सब में इससे रिलेटेड आपको फैक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। SSC में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे, प्री और मेन सबके। अब आर्टिकल शुरू कर लेते हैं। इंडिया की एक मूवी को केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला है। कौन सी मूवी को मिला है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये मूवी किसकी है? पायल कपाड़िया की डेब्यू मूवी है। ये दोनों चीज़ें फैक्ट आपको ध्यान रखना है, छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। पूरे 30 साल के बाद इंडिया की किसी मूवी को नॉमिनेशन मिला है। 30 साल पहले एक मलयाली फिल्म मेकर थे शाजी एंड करुण, उनकी मूवी थी सोहम, इसको नॉमिनेशन मिला था। जो अवार्ड दिया जा सकता है इस मूवी को, जिसके लिए कम्पीट कर रही है, ये हाईएस्ट अवार्ड है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इसका नाम है पाल्मे डॉर। केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? केन्स में। केन्स कहाँ पर है? फ्रांस में। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि ये अवार्ड कहाँ का है? फ्रांस का है। और 30 साल बाद ये नॉमिनेशन आया है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथ में ये जो 30 साल का गैप है ना, ये हमें मजबूर कर रहा है इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कि यार इतना समय क्यों लग गया। पूरी दुनिया में इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग नेशन है। हमारे यहाँ इतने सारे वुड हैं, टॉलीवुड, कॉलीवुड, बॉलीवुड, सबको हॉलीवुड के ऊपर भारी है। उसके बावजूद भी हमारी मूवीज़ जो है हाईएस्ट लेवल पर compete क्यों नहीं कर पा रही है। इंडिया की जो लिमिटेड प्रेजेंस है केन फिल्म फेस्टिवल में, ऑस्कर में, ये सारी चीज़ें इंट्रोस्पेक्शन करने पे मजबूर करती है। केन्स फिल्म फेस्टिवल की अगर थोड़ी सी चर्चा कर लें प्रेजेंस पर्सपेक्टिव से, तो 1946 में इसका फर्स्ट एडिशन शुरू हुआ था। उस समय जो हाईएस्ट अवार्ड था उसका नाम था ग्रैंड प्रिक्स। 1955 तक इसका नाम ग्रैंड प्रिक्स था, उसके बाद इसे चेंज करके पाल्मे डॉर कर दिया गया। और पहला जो अपने को अपनी एक मूवी जो है यहाँ पर हाईएस्ट अवार्ड जीत चुकी है, जिसका नाम था नीचा नगर, जो कि चेतन आनंद की मूवी थी। इसके बाद में कई सारी मूवीज़ जो है नॉमिनेट हुई है सब्सिक्वेंट डिकेड्स में, जैसे कि सत्यजीत रे की मूवी, राज कपूर, शांताराम, सत्यू, करुण और मृणाल सेन, इन सब की मूवीज़ नॉमिनेट हो चुकी है। लेकिन जो लास्ट नॉमिनेशन था वो 30 साल पहले आया था, जो कि मलयाली मूवीज़ का था, जिसका नाम अभी हमने आपको बताया, सोहम मूवी का। तो कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता की तो बात है। अगर हम हेल्दी इकोसिस्टम की बात करें, जो फिल्म इंडस्ट्री है, तो उसमें बॉक्स ऑफिस मूवीज़ तो ज़रूरी है। कमर्शियल पैसा कमाने के लिए लोग तो मूवीज़ बनाएंगे, लेकिन प्योर आर्ट सिनेमा के लिए भी स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्दी इकोसिस्टम है तो ये चीज़ें होंगी, अगर नहीं है तो धीरे धीरे ये जो स्पेस है श्रिंक करता चला जाएगा प्योर आर्ट मूवीज़ को। ये प्योर आर्ट मूवीज़ का, सिनेमास का अगर ये स्पेस ख़त्म हो रहा है तो ये चिंता की बात है। सिर्फ कमर्शियल पर्पज़ के लिए मूवी बनेगी तो भी नुकसान है ना। आर्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए। आर्ट पहचानने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं और ज़्यादातर लोग मूवीज़ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, इसलिए जो बनाने वाले लोग हैं वो भी कम हो गए हैं, क्योंकि डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, अगर इकोनॉमी लॉ की हम बात करें तो। लेकिन ये इकोनॉमी से ऊपर हट के चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर सरकार का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। इसे हमें ख़त्म होने से रोकना है। आर्ट जो है किसी भी देश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कल्चर और आर्ट, ये दो चीज़ ही तो मैटर करती है। किसी भी सिविलाइजेशन को लंबे समय तक अगर उसे चलाना है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए आर्ट को हमें बचाना बहुत ज़रूरी है। सिनेमा आर्ट को बचाने के लिए सरकार का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। सरकार जो है कैसे इंटरवेन कर सकती है? ग्रांट और सब्सिडी के फॉर्म में इंटरवेन कर सकती है, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन में भी बैकिंग कर सकती है। आर्ट मूवीज़ को
प्रमोशन नहीं मिलता, कोई बड़े स्टार्स नहीं होते, इतना पैसा वो दे नहीं सकते बड़े स्टार को अच्छी मूवीज़ बनाने के लिए, और बड़े स्टार टू बी ऑनेस्ट एक्टिंग कर भी नहीं पाएंगे आर्ट मूवीज़ में, इतने अच्छे हैं भी नहीं अपने यहाँ के। ठीक, तो ये चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमैटिक होती है आर्ट सिनेमा के लिए। हालांकि OTT प्लेटफॉर्म आए हैं तो वहाँ पर आर्ट मूवीज़ धीरे धीरे जो है प्रमोट हो रही हैं, लोग समझ भी रहे हैं, अच्छी मूवीज़ अच्छे कंटेंट को भी जान रहे हैं, आर्ट को भी समझ रहे हैं, लेकिन अभी ये बहुत ही छोटे लेवल पर हो रहा है। सरकार की बैकिंग के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो सरकार को डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रमोशन में बैकिंग देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जितने भी फिल्म प्रोफेशनल हैं, जितने भी ड्रामा करने वाले लोग हैं, एक्टिंग करने वाले लोग हैं, इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, ऐसे ही हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे छोटे छोटे थिएटर करने वाले स्कूल, ड्रामा स्कूल खोलने की ज़रूरत है, ताकि आर्ट क्रिएशन को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा ऑडियो विजुअल कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करनी पड़ेगी। पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टैक्स फ्री करना ज़रूरी है, प्रमोट करना ज़रूरी है आर्ट मूवीज़ को, है ना। और अलग अलग फेयर के थ्रू जो आपके मार्केट हैं, थिएटर हैं, फेस्टिवल हैं, इनके थ्रू आप आर्ट मूवीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ पर बहुत सारी आर्ट मूवीज़ को प्रमोशन किया जाता है। इसी तरीके से पूरे अलग अलग स्टेट में और लोअर लेवल पर भी हम इसको प्रमोशन कर सकते हैं, ताकि लार्ज स्केल ऑडियंस इसे देखे, इसकी डिमांड बढ़े और इसे बचाया जा सके। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से ही हम अपने आर्ट को बचा सकते हैं, सिनेमा एज आ आर्ट बचाया जा सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।